हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बंगाल चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी का एक इंटरनेशनल शो हुआ जिसकी चर्चा पूरे पश्चिम बंगाल में है। मोदी ने बंगाल चुनाव की बात डायरेक्टली तो नहीं की, लेकिन हर बंगाली, हिंदू और मुसलमान के घर में मोदी के इसी शो की चर्चा है। आज मोदी ढाका में हैं और वहां से उन्होंने बंगाल के वोटर्स को इशारा दे दिया। इस दौरान इंडिया टीवी का एक रिपोर्टर ढाका में मौजूद था और दूसरा रिपोर्टर बंगाल में ग्राउंड जीरो पर। दोनों रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रियलिटी बताई और एक बात जरूर कही कि बंगाली कम्युनिटी में मोदी का जलवा बढ़ा है। आज सोशल मीडिया हो, बंगाल का मीडिया हो या बांग्लादेश का मीडिया हो, मोदी छाए रहे। तो क्या इसका असर बंगाल के चुनाव पर भी होगा? ये समझने के लिए आपको ढाका से लेकर कोलकाता तक की रिपोर्ट देखनी होगी। सबसे पहले आपको ढाका लेकर चलते हैं क्योंकि आज सबसे ज्यादा हलचल वहीं थी। ये मोदी की वो बांग्लादेश डायरी है जिसमें हिस्ट्री की झलक भी है, प्रेजेंट सिचुएशन भी है और फ्यूचर का ट्रेलर भी है। ढाका एयरपोर्ट पर लैंड करने से लेकर शेख हसीना के स्वागत तक और शाम में संगीत की धुनों पर मोदी की थपकी बजाने तक बांग्लादेश में मोदी की हर एक्टिविटी पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही थी। और मोदी के वीडियोस देखकर सबसे तेज झटके ढाका से 2000 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में महसूस किए गए। मोदी ने सिर्फ 20 मिनट के भाषण में खेला कर दिया। मोदी ने 1971 की कहानी भी सुनाई, बांग्लादेश के लिए जेल जाने वाली बात भी बताई और बांग्लादेश से पर्सनल कनेक्ट की बदौलत डायरेक्ट उस लोकेशन पर अपना मैसेज पहुंचा दिया जहां मोदी के मैसेज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। यहाँ की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। मोदी ने ढाका में खड़े होकर जिस तड़प का जिक्र किया उसका असर इस्लामाबाद तक हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक इस वक्त सिर्फ एक ही टॉपिक पर चर्चा हो रही है और वो टॉपिक है मोदी, द गेम चेंजर। सबूत आपके सामने। शुक्रवार को मोदी की एक एक तस्वीर मोदी विरोधियों की बेचैनी बढ़ा रही थी। दिल्ली और ढाका की जुगलबंदी देखते बन रही थी। ये मोदी की राजनीति, डिप्लोमेसी और दोस्ती का वर्जन 2.0 है जिसमें एक बिल्कुल अलग अप्रोच है। मोदी इसी अप्रोच के साथ देश के भीतर भी लोगों के बीच जाते हैं और देश के बाहर रहते हुए भी उनका अप्रोच यही रहता है। मोदी बार बार सरप्राइज देते हैं और इस बार बांग्लादेश के दाऊदी बोहरा समाज के लोगों को भी मोदी ने सरप्राइज कर दिया। कैसे? अब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, मेरे जो भाई हैं, ये सब बांग्लादेश के नागरिक हैं और हम लोग सब सैयदना साहब का सलाम लेके उनसे भेंट करने के लिए आए थे। तो हम सोच रहे थे कि ये कोरोना के वक्त में कैसे उनसे मुलाकात हो पाएगी, डिस्टेंस होगा, कैसे हम मिल पाएंगे। लेकिन वो तो गाड़ी से उतरे और ऐसा है जैसे कोई मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, बहुत ही हम्बल इंसान कोई उतरा है और वो रेड कारपेट छोड़ के सब पब्लिक के पास आ गए। कोई भी पीएम अपनी सिक्योरिटी का पहले ख्याल करेगा, लेकिन
दिन वो हमसे आके मिले, ये बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस का 50th साल है, तो उसके जश्न में और मुबारकबादी के लिए वो या बांग्लादेश आए हैं। यहाँ की गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत मुबारक हो, शेख हसीना को, उन सबको, जो मुजीबुर रहमान है जो यहाँ बंगा बंधु है, उनके 100 वर्ष भी उनके बर्थ सेंचुरी है, उसकी मुबारकबादी। तो हमने सैयदना साहब का सलाम भी पहुँचाया और मोदी साहब ने इतने अच्छे से हमारे से बात की, हमने शाल उड़ाई उनको। हमने सैयदना साहब की जो विज़िट है 30 साल से बांग्लादेश में नहीं हुई है, तो उसकी रिक्वेस्ट की कि आप हमारी दाऊदी बोहरा समाज की तरफ से आप रिक्वेस्ट करना हुकूमत को कि मान और गौरव के साथ सैयदना साहब की विजिट हो। तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर करूंगा। शुक्रवार को बांग्लादेशी अखबारों के फ्रंट पेज पर मोदी छाए हुए थे। हर बांग्लादेशी अखबार की पहली हेडलाइन भारत के लिए थी। वजह बिल्कुल साफ है, मोदी के इस बांग्लादेश दौरे का कूटनीतिक महत्व तो काफी ज्यादा है। इसके लिए तैयारी भी जबरदस्त थी। ढाका में लैंड करने से पहले मोदी एक बांग्लादेशी अखबार के लिए लेख लिखते हैं, इतिहास से फ्यूचर की बात करते हैं और जय बांग्ला जय हिंद के मैसेज के साथ भारत बांग्लादेश की कभी न टूटने वाली दोस्ती का मैसेज देते हैं। बांग्लादेश में जगह जगह दिख रहा ये पोस्टर इस बात का सबूत है कि मोदी ने इस एक दौरे से बांग्लादेश के मुसलमान भाइयों का दिल जीत लिया है। यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए। ढाका में रहते हैं दाऊदी बोहरा समाज, वो हिज होलीनेस सैयदना साहिब की तरफ से मोदी जी को हम उनका स्वागत करने के लिए आए थे और बहुत बहुत उनके लिए सैयदना साहिब के सलाम के साथ हमने दुआएं की कि खुदा ताला उनका जो ये मिशन है, जो विजिट है, वो कामयाब करे और दोनों मुल्कों की तरक्की, बांग्लादेश और इंडिया की तरक्की उनके हाथ पर करे। और सैयदना साहिब के तरफ से हमने उनको हार्दिक अभिनंदन कहा है और समस्त दाऊदी बोहरा समाज जो यहाँ बांग्लादेश में ढाका और चिटागोंग में रहता है, उनकी तरफ से हमने मोदी साहब को विश किया। खुदा ताला उनको बहुत लंबी उम्र दे और कामयाबी दे। देखने सुनने में ये किसी को भी सामान्य सी बात लग सकती है, मगर 26 मार्च 2020 को बांग्लादेश पहुंचकर मोदी ने एशिया की कूटनीति का पासा पलट दिया है, सारा गेम चेंज कर दिया है। इशारों इशारों में मोदी ने बहुत कुछ कह दिया है। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी हैं। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देती हैं, वो अब भी सक्रिय हैं। हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित भी रहना होगा। बांग्लादेश से मोदी ने पाकिस्तान को डायरेक्ट और क्लियर मैसेज दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सबकी बात की है। बांग्लादेश में मोदी की एक एक बात बहुत ध्यान से सुनी गई। भारत को बड़ा भाई माना गया, ये क्यों और कैसे हुआ, ये देखने समझने से पहले परेड ग्राउंड पर मौजूद इस बांग्लादेशी नौजवान की बातें सुनिए। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, উই আর ভেরি হ্যাপি। আমরা আন্তরিকভাবে মোদিকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ উদ্বেলিত। শুধু আমাদের এই শহীদ স্মৃতিসৌধে নয়, মোদি আরও দুটো জায়গায় যাবেন এবং দুটো মন্দিরে যাবেন এবং আমাদের বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তিনি বৈঠক করবেন। তো আমরা कैसे देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को? আমরা চাই যে ভারত একটা বড় রাষ্ট্র, ভারত দাদা সুলভ না, সত্যিকার বন্ধু হিসেবে আমাদের পাশে যেমনটা 1971-এ ছিল। शुक्रवार का दिन बांग्लादेश की आजादी के जश्न का दिन था, मगर 50 साल पहले मिली आजादी भारत के बिना मुमकिन नहीं थी। 1971 का पूर्वी पाकिस्तान आज अगर बांग्लादेश है, तो इसमें भारत का बहुत अहम रोल है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने सीधे ढाका के परेड ग्राउंड में खड़े होकर 1971 के वार वेटरन से इसके मायने पूछे। जवाब आपके सामने है। 71 का जो आज का दिन है,
आज के दिवस एक नए बच्चे का 9 महीने के स्ट्रगल के बाद एक नया देश पैदा हुआ जो है बांग्लादेश। उसकी बड़ी स्ट्रगल है। 71 वॉर में हम इनके साथ पूरा जोरों शोर से मुक्ति बाहिनी के साथ थे और इनके साथ कंधे से कंधा लेके इन देश को लड़ाई जीतने में हमने पूरा सहयोग किया। हम ये समझते हैं कि हम मार्च 1971 से लेकर जो हमारे फौज यहाँ पे जो ऑपरेशंस किया है और कई लोग मरा, कई लोग घायल हुआ, हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है, टास्क परफॉर्मेंस है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये बांग्लादेश गवर्नमेंट, ये बांग्लादेश के लोग हमारे जो काम किया है उसको माना है। इंडिया टीवी की टीम आज आपको सीधे उस स्पॉट पर भी लेकर चलेगी जहां 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने 50 साल पहले हथियार डालकर सरेंडर किया था। जिस टेबल पर बैठकर पाकिस्तान ने सरेंडर के दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे, उसके सबूत आज भी सहेज कर रखे गए हैं। मगर वो देखने से पहले ये सुनना जरूरी है कि करीब 500 दिनों के बाद विदेश की धरती पर खड़े होकर मोदी ने सिर्फ 20 मिनट में कैसे बांग्लादेश के उदय के मायने समझाए। उन्होंने 14 दिन के अंदर 2 कांग्रेसी नेताओं का नाम लिया, पहले नेहरू और अब इंदिरा। मोदी ने ढाका में इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और प्रणब दास से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक सबकी बात करके सीधे बांग्लादेश से बंगाल तक एक पॉलिटिकल मैसेज पहुंचाया। बंधुगण, बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। उसी दौर में 6 दिसंबर 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, प्रणब दा ने कहा था, बंगबंधु को उन्होंने एक टायरलेस स्टेटसमैन कहा था। उन्होंने कहा था कि शेख मुजीबुर रहमान का जीवन धैर्य, प्रतिबद्धता और आत्मसंयम का प्रतीक है। बंधुगण, ये एक सुखद संयोग है कि बांग्लादेश के आजादी के 50 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का पड़ाव एक साथ ही आया है। जिन लोगों को बांग्लादेश के निर्माण पर ऐतराज था, जिन लोगों को बांग्लादेश के अस्तित्व पर आशंका थी, उन्हें बांग्लादेश ने गलत साबित किया है। साथियों, हमारे साथ काजी नजरुल इस्लाम और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की समान विरासत की प्रेरणा है। गुरुदेव ने कहा था, काल नहीं आमादेर हाथे, काराकारी कोरे ताई शबे मिले, देरी कारो नहीं शहे को भू। यानी हमारे पास गंवाने के लिए समय नहीं है, हमारे पास बदलाव के लिए आगे बढ़ना ही होगा। अब हम और देर नहीं कर सकते। ये बात भारत और बांग्लादेश दोनों पर समान रूप से लागू होती है। मोदी ने बारीक से बारीक डिटेल्स की बदौलत बांग्लादेश के जन्म की कहानी भी सुनाई। आंदोलनकारी नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश का परिचय भी कराया और ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि मोदी का ये दांव देखकर उनके सियासी विरोधी और भारत के दुश्मन दंग रह गए होंगे। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए,
वो तस्वीरें विचलित करती थी, कई दिन तक सोने नहीं देती थी। एक निरंकुश सरकार अपने ही नागरिकों का जनसंहार कर रही थी। उनकी भाषा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी। ऑपरेशन सर्चलाइट की उस क्रूरता को, दमन और अत्याचार के बारे में विश्व में उतनी चर्चा नहीं की है जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। मोदी ने जिन अत्याचारों का जिक्र किया उसके पुराने वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। आप कभी भी उन्हें देख सकते हैं, मगर ग्राउंड जीरो पर यानी एग्जैक्टली उस लोकेशन पर 50 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके सारे सबूत इंडिया टीवी संवाददाता ने कैमरे पर रिकॉर्ड किए। आपने वो तस्वीर जरूर देखी होगी जिसमें पाकिस्तान के मेजर जनरल नियाजी हिंदुस्तान के मेजर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपने हथियार डाल रहे हैं। वो तस्वीर इसी पार्क की है जहां पाकिस्तान की सेना ने अपना सरेंडर किया था और हथियार जमीन पर डाले थे। और इसी शुरावर्दी उद्यान में हम मौजूद हैं। पहले इसे रेस कोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी के बाद इसे शुरावर्दी उद्यान का नाम दिया गया। तो यहाँ एक शहीद स्मारक बनाया गया है जहाँ 24 घंटे ये जो लौ प्रज्वलित रहती है और ऊपर बांग्लादेश का झंडा है। इस वक्त हम शुरावर्दी उद्यान में हैं जो कि ढाका के बीचों बीच मौजूद है। और इसी उद्यान में पाकिस्तान की सेना ने भारत और मुक्ति वाहिनी के सामने सरेंडर किया था और सरेंडर इसी टेबल पर साइन किया गया था और हथियार इसी मैदान में डाले गए थे। उसी मैदान के ग्राउंड फ्लोर पर ये इंडिपेंडेंस म्यूजियम है और इसके पीछे सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो पाकिस्तान के सरेंडर की है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, कमांडर ऑफ ईस्ट कमांड पाकिस्तान, सरेंडर कर रहे हैं। और साथ में है भारत की तरफ से जगजीत सिंह अरोड़ा। और ये वो सरेंडर का डॉक्यूमेंट है जिसे बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि दी पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड एग्री टू सरेंडर ऑल पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज इन बांग्लादेश। म्यूजियम का एक हिस्सा ऐसा भी है जो आपको देखने में काला नजर आएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन की कहानी बता रहा है। जिस तरह का हिंसा यहाँ पाकिस्तान आर्मी के द्वारा की गई, जिस तरह का नरसंहार किया गया, उसको यहाँ सजा कर रखा गया है। और ये हिस्सा काले दीवार पर लगाई गई तस्वीरें हैं जिसमें बहुत सी लाशें दिखाई दे रही हैं और बहुत सारी खोपड़ियां हैं। ये वो अत्याचार है जो पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के लोगों पर किया। इसी सोहरावर्दी उद्यान में शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को ऐतिहासिक भाषण दिया था और उसी भाषण की तस्वीर को यहाँ एक बड़े विशाल कैनवस पर उतारा गया है। और ये तस्वीर या ये भाषण बांग्लादेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया भाषण था, जिसमें बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार किए, नरसंहार किया और उसके खिलाफ जीत के बाद ये पहला भाषण था। और जब भी बांग्लादेश का नेशनल डे होता है तो ये भाषण आपको बांग्लादेश की हर गली में सुनने को मिल जाएगा। मोदी के बांग्लादेश दौरे का कूटनीतिक मकसद तो है ही, इसके सियासी मायने भी हैं। इसलिए तो बांग्लादेश से बंगाल तक मोदी द गेम चेंजर वाला हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय बांग्ला, जय हिंद। ढाका में आज जो हुआ वो एक सरकारी, एक आधिकारिक कार्यक्रम था और बांग्लादेश में कल जो होगा वो आज से भी ज्यादा भव्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 मंदिर जाएंगे, जिसमें एक मतवा समाज का मंदिर होगा और दूसरा सिद्धपीठ काली मंदिर। मोदी के मतवा मंदिर जाने का असर मतवा समाज पर पड़ेगा, मगर काली मंदिर जाने से बंगाल के पूरे हिंदू समाज पर उसका असर होगा। क्या बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है उसका सीधा असर बंगाल पर पड़ेगा? इसे अमित पालित की रिपोर्ट से समझते हैं। बंगाल चुनाव के फर्स्ट राउंड में फर्स्ट वोट पड़ने से पहले क्या बंगाल का नतीजा तय हो गया है?
क्या बंगाल चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी लीड ली है? मोदी बांग्लादेश में है, लेकिन मोदी लहर पश्चिम बंगाल में क्यों उठ रही है? না না আমরা নিজের ইচ্ছেই দেবো, আমরা বিজেপিতে ভোট দেবো। হ্যাঁ এসছি আমি দেবো তো বিজেপিরই দেবো, যে আমাকে সুবিধা দেয়। না না আমরা সুব্রতদার পক্ষেই আছি, সুব্রত ঠাকুরের, তো আমরা বিজেপিকে সাপোর্ট করব। সন্ত্রাস এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন। আশা করছি বিপুল ভোটে ঠাকুর জিতবেন। আমরা মতুয়া হিসেবে এটাই চাই। मथुआ समाज के जो युवा हैं वो भी ये मानते हैं कि उनके समाज से जो ठीक हुआ है वो उसके साथ जाना चाहते हैं, उसको वो ঠিক মানতে। আপনার নাম কি? শুভ দত্ত। আচ্ছা, আপনি কি ভাবছেন? আমি ভাবছি যে বিজেপি যেহেতু বাংলায় পরিবর্তনের চেষ্টা করছে, আমাদের ঠাকুর শান্তনু ঠাকুর তো আছেই আগের থেকে, সুব্রত ঠাকুর সেই পথেই হাঁটছে, তো আমরাও তার সাথে আছি। देश के लिए जो भला करेंगे उसको हम वोट देंगे। तो आप किसको सोच रहे हैं? तो अभी तो इधर से बीजेपी सांसद है, इसीलिए हम बीजेपी के ही देंगे। ठीक है, যেখানে যাচ্ছে সেখানে কাটমানি সিস্টেম চলছে, তো আমরা এটা চাই না। আর আমরা চাই আমাদের আইডল হচ্ছে মোদিজি, উনি যে কাকে ভোট করবেন? বিজেপিকে। बंगाल चुनाव पर मोदी इफेक्ट कैसा है? रीजन और रिलीजन के साथ हम इसका विश्लेषण करेंगे। मोदी इफेक्ट को ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए भी दिखाएंगे, मगर सबसे पहले वो खबर जिसने बंगाल चुनाव की दूसरी सभी खबरों को सेकेंडरी बना दिया है, जिसने ममता बनर्जी की व्हील चेयर पॉलिटिक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। 27 मार्च को जब 30 सीटों पर वोट पड़ रहे होंगे तो नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के ईश्वरीपुर में शक्तिपीठ जेशोरेश्वरी काली मंदिर में मां काली की आरती उतार रहे होंगे। बंगाल के वोटर जब अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे होंगे तब मोदी ओराकंडी में मथुआ समुदाय की ठाकुरबाड़ी में दर्शन कर रहे होंगे। नरेंद्र मोदी होने की पावर क्या होती है, ये इन दो तस्वीरों से ही समझ में आ जाती है। 51 शक्तिपीठों में से एक जेशोरेश्वरी काली मंदिर कुछ दिन पहले तक इस हालत में था, लेकिन मोदी ने वहां दर्शन का प्रोग्राम बनाया तो मंदिर अब ऐसा दिखता है। 27 मार्च के सुबह नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहीं पर मां काली के दर्शन करेंगे। काली दर्शन के बाद मोदी ओराकांडी की ठाकुरबाड़ी जाएंगे, जहां मथुआ समाज के संस्थापक और समाज सुधारक हरिचंद्र ठाकुर का मंदिर है। प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे की टाइमिंग बंगाल चुनाव की टाइमिंग से मैच कर गई है। मोदी के मंदिर दर्शन का असर बंगाल चुनाव पर पड़ना तय है। ये कैसे होगा, अब ये समझते हैं। मोदी, मंदिर और मथुआ, बंगाल चुनाव के इन तीन सबसे असरदार फैक्टर में CAA को जोड़ देने से मोदी का स्वर्णिम चतुर्भुज तैयार होता है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज के चारों कोण यानी चारों फैक्टर मोदी के साथ हैं और ममता के खिलाफ इस चुनावी कैलकुलेशन को वोट के डेटा से समझते हैं। पश्चिम बंगाल में 23.5% दलित वोटर हैं। मथुआ दलित जातियों में सबसे बड़ी जाति है। अनुमान के मुताबिक बंगाल में 1.5 करोड़ मथुआ हैं। मथुआ कम से कम 70 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। 30 सीटों पर मथुआ हार और जीत डिसाइड करते हैं। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नदिया, बर्धमान, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और कूच बिहार में मथुआ वोटर बड़ी तादाद में है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दिन बहुत अहम इसलिए रहेगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में मौजूद 2 धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। पहला है ओराकांडी, जो मथुआ समुदाय के लोगों के लिए एक महाधाम है, और दूसरा है जोशरेश्वरी टेम्पल। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं ये पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिला है और उसका ये बोनगा है जहां पर भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है। यहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है बॉर्डर, और यहां से ओराकांडी की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। उसी तरह से इस बॉर्डर से ही जोशरेश्वरी टेम्पल भी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और ठीक यहीं से अगर मैं बात करूं भारत में यानी कि उत्तर 24 परगना में ठाकुर नगर जो जगह है सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पर है, जो भारत में मथुआ समुदाय के लोगों के लिए महाधाम है, क्योंकि ओराकांडी में जो मथुआ धाम है वहां पर जो उनके गुरु थे हरिचंद्र ठाकुर, उनका परिवार अब ठाकुर नगर यानी पश्चिम बंगाल के इसी इलाके में रहता है। 2016 तक मथुआ ममता के साथ थे, मगर 2021 में मथुआ मोदी के साथ हो गए। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या नरेंद्र मोदी के मंदिर जाने भर से मथुआ बीजेपी को वोट देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीएमसी से बीजेपी की ओर हो रहे इस वोट शिफ्ट को समझने के लिए CAA का इक्वेशन समझना होगा। मथुआ समुदाय का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से भारत आया है। 1971 के बंग युद्ध से पहले पाकिस्तानी सेना ने मथुआ पर जुल्म किए तो वो शरणार्थी बनकर भारत आ गए। वो आज तक शरणार्थी बने हुए हैं।
मोदी सरकार ने सीएए कानून बनाकर शरणार्थी मथुआ को भारत की नागरिकता देने की पहल की, जिसमें ममता बनर्जी रोड़े अटकाती हैं। सीएए कानून ने ही मथुआ को मोदी के करीब और ममता से दूर कर दिया है। मथुआ समाज में मोदी और उनके सीएए कानून का कितना असर है, इसे इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित की ग्राउंड रिपोर्ट से समझते हैं। প্রধানমন্ত্রী মোদি যদি কালীবাড়ি যায় সেটা নিয়ে আপনাদের কি ইম্প্যাক্ট হয়? ভালো হবে, আমাদের মঙ্গল কামনা করবে, হয়তো আমাদের জন্য ভালো। পরিবর্তন চাইছেন? আমি সবাই পরিবর্তন চাইলে আমিও চাবো। देखिए यहाँ पर हमने 2 लोगों से बात की तो वहाँ पर उन्होंने ये बोला, ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी मंदिर जाएंगे और अगर माँ काली के मंदिर जाते हैं तो ये भी अच्छी बात है और उनको लगता है कि फिलहाल परिवर्तन यहाँ पर होना चाहिए। মমতা দিকে দেখছি, কিন্তু আমি সাপোর্ট করি মোদিজিকে। আচ্ছা আচ্ছা, তো তুমি কি ভাবছো যে ভোট যে করবে তো তোমার মনটা কি পরিবর্তন করার ইচ্ছা আছে নাকি দেশের উন্নতির জন্য, পরিবর্তনের জন্য যে ভালো যা হবে তাকে ভোট দিতে হবে। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि वो भी माँ काली के भक्त हैं और बंगाल में तो सब माँ काली के भक्त हैं ही। इलेक्शन है কি ইম্প্যাক্ট পড়বে? হ্যাঁ ও তো পড়েগা, আমি করে কিছু মানুষ করে, সবাই তো প্রিয় হতে পারে না, সেটা ভালো লাগবে কার ভালো লাগবে না। अच्छा मैं इनसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर किस तरह के उनको मतलब लोग पसंद करते हैं, किस तरह की पॉपुलैरिटी है, तो उनका कहना है कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनल राय है। अच्छा अपनी पसंद तो करें की करें ना? হ্যাঁ পছন্দ তো হবেই। अच्छा इनसे मैंने पूछा कि ये करते कि नहीं, ये कह रहे हैं कि हाँ इनको पसंद है। হ্যাঁ মোদি আসুক, পরিবর্তন চাওয়াটাই ভালো, পরিবর্তন আসাটাই ভালো। ग्राउंड पर बदल रही सिचुएशन को ममता बनर्जी भी पढ़ रही हैं, इसलिए पिछले 2 दिनों से दीदी के तेवर बदल गए हैं। माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी कल तक मोदी को बंगाली भद्रलोक पर डिस्कशन करने को ललकारती थी, अब उनकी भाषा बदल गई है। কত কোটি কোটি টাকার প্রজেক্ট, আর একটা লোক যদি কারো কাছে 500 টাকা নিয়েছে তো বলছে তৃণমূল কংগ্রেস সব চোর, আমি চোর, আমি ডাকাত, আমি খুনি, আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি, আর তুমি খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার, সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। পিএম কেয়ারের নামে টাকা তুললে, কোথায় গেল টাকা? কেউ পায়নি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब शब्दों की बौछार करने के 24 घंटे बाद ममता बनर्जी ने दोबारा वही गलती की। एक बार की गलती गलती हो सकती है, लेकिन वही गलती दूसरी बार की जाए तो गलती नहीं रह जाती है, वो अपराध बन जाती है। ममता ने वो अपराध कर दिया है। দাঙ্গাবাজ নেতা দিল্লিতে দাঙ্গা করেছে, গুজরাটে করেছে, উত্তরপ্রদেশে করেছে। আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ কমে গেছে, শুধু দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে, দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে। কখনো নিজেকে বলে গান্ধীজির ওপরে, কখনো বলে রবীন্দ্রনাথের ওপরে, কখনো বলে নিজেই স্বামী বিবেকানন্দ, আবার নিজের নামেই স্টেডিয়াম করেছে। কবে দেশটা বিক্রি করে দিয়ে নিজের নামে দেশটাও করে দেবে। মাথায় কিছু একটা আছে ওদের গড়বড়, জানেন, স্ক্রু ঢিলে আছে। ममता बनर्जी चुनाव में जितनी पर्सनल हो रही हैं, उससे उनके नर्वस होने का पता चलता है। ममता की पार्टी नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे को भी चुनाव आयोग में ले जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन दूसरे देश में प्रधानमंत्री का दौरा आदर्श आचार संहिता के दायरे में नहीं आता, इसलिए तृणमूल के नेता चाहकर भी मोदी की शिकायत नहीं कर पाए। बांग्लादेश के ओराकांडी में मथुआ समुदाय की ठाकुरबाड़ी में जिस हरिचंद्र ठाकुर का मंदिर है, उनके बारे में भी कुछ बातें जान लेनी चाहिए। हरिचंद्र ठाकुर बंगाल के एक गरीब और अछूत नमो शूद्र परिवार में जन्मे थे। हरिचंद्र ठाकुर ने ही 1860 के दशक में मथुआ को एकजुट किया था। हरिचंद्र ठाकुर समाज सुधारक थे, लेकिन मथुआ उनको भगवान मानते थे। 1947 में देश के बंटवारे के समय मथुआ बड़ी तादाद में भारत आ गए। 1971 की लड़ाई के समय भी लाखों मथुआ पूर्वी पाकिस्तान से आए। नमो शूद्र के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये जान लीजिए कि बंगाल में ये अति पिछड़ी दलित जातियां हैं, इसलिए हरिचंद्र ठाकुर सिर्फ मथुआ के ही नहीं, सभी नमो शूद्र दलित जातियों के लिए पूज्य हैं। हरिचंद्र ठाकुर का परिवार अब कोलकाता की ठाकुरबाड़ी में रहता है। इंडिया टीवी की टीम वहां भी पहुंची। मथुआ समुदाय के लिए पश्चिम बंगाल में जो सबसे पवित्र स्थान है, या कहें कि भारत में जो सबसे पवित्र स्थान है, वो है ठाकुर नगर का ठाकुरबाड़ी। और इस वक्त मैं उस जगह पर हूं जो सबसे ज्यादा अहम है इस ठाकुरबाड़ी में भी, वो है ठाकुर कुटीर, जहां पर यहां बौड़ो मां रहती थी बीना पानी देवी। बीना पानी देवी 100 साल तक जीवित रही और उन्होंने लंबे वक्त तक जो मथुआ समाज के लोग हैं उनका उन्होंने मार्गदर्शन किया और आध्यात्म के साथ जोड़े रखा। इस वक्त मैं जिस कमरे में हूं, आप देखिए एक छोटा सा कमरा है, यहां पर ही बौड़ो मां रहती थी और
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जगह दिख रही है, इसी जगह पर बड़ो माँ बैठती थी। और जब यहाँ पर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने आकर यहाँ पर ही उनसे मुलाकात की थी। 5 मिनट की मुलाकात हुई थी और 5 मिनट की मुलाकात के दौरान बड़ो माँ ने उनको आशीर्वाद दिया था। और आशीर्वाद ऐसा मिला कि 2019 में बीजेपी ने बोनगा सीट तो जीती ली, साथ ही साथ जो मथुआ समुदाय से जुड़े, जो जहां पर उनके वोटर्स की अच्छी खासी पकड़ है, वहां पर भी बीजेपी ने कई सारी सीटें जीती, जैसे कि रानाघाट की सीट जीत ली, बैरकपुर की सीट जीत ली, हुगली की सीट जीत ली। इसके अलावा ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो भी लंबे वक्त तक बड़ो माँ का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आती रही हैं और उनको। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।